अच्छा सर, अब हम एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट पे बात करने के लिए जा रहे हैं अंडर IAS 36। जैसा कि आपको पता है कि सर जब हम बात करते हैं रिकवरेबल अमाउंट की, तो रिकवरेबल अमाउंट इज टेकन एज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। वैल्यू इन यूज़ पर हम लोग डिटेल में सिनेरियोज देख चुके हैं, उसके डूज एंड डोंट्स देख चुके हैं, टैक्स रेट के हवाले, डिस्काउंट रेट के हवाले से बात की हमने। अब सर सवाल ये पैदा होता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज या कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है। इसकी डेफिनेशन जो है वो तो मैंने यहाँ लिखी भी है, ठीक है सर। एग्जाम्पल कर लेते हैं, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि यार ये मोबाइल है, 1 लाख का मोबाइल है, मार्केट में इसकी वैल्यू चल रही है 1 लाख रुपया, दिस इज फेयर वैल्यू। अब सर मुझे ऐसा लगता है कि इसको बेचने के लिए मुझे 10,000 रुपये एजेंट को देने पड़ेंगे, ब्रोकर को देने पड़ेंगे, या मुझे 10,000 रुपये की एडवर्टाइजमेंट करवानी पड़ेगी। तो सर मुझे बताएं मेरी फेयर वैल्यू 1 लाख रुपया है और कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो 10,000 रुपया है, तो मेरी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल कितनी हुई? 90,000। तो सर मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी है कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल आप कैसे निकालेंगे। इधर एक कैच है जो मैं आप लोगों से जो है शेयर करना चाहूँगा, एग्जामिनर इस पे बात भी करता है। देखें जब आप मार्केट में जाते हैं ना, तो मार्केट में 2 किस्म की वैल्यूज़ चल रही होती हैं। आप मार्केट में लेट से ये मोबाइल बेचने के लिए जाएंगे ना, तो जो सप्लायर होगा, जो उधर वेंडर्स बैठे होंगे दुकान पे, वो लेट से आपको एक वैल्यू कोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपये कोट करते हैं कि भाई हम इतने में खरीदेंगे। इसी तरीके से जब आप यही सेम मोबाइल मार्केट में खरीदने के मकसद से जाएंगे, तो वेंडर्स आपको कोट करेंगे और वो हमेशा प्राइस 1 लाख से ज्यादा की कोट करेंगे। तभी तो उनका जो है फायदा होता है, तभी तो उनका बिजनेस मॉडल यही है कि कम दाम में खरीदो, महंगे में बेचो। इसका मतलब ये है कि सर जब भी आप मार्केट में इस मोबाइल को बेचने के लिए जाएंगे तो कुछ और प्राइस होगी, और जब इसी मोबाइल को खरीदने के लिए जाएंगे तो कुछ और प्राइस होगी। है दोनों मार्केट प्राइस। अब ये सर बहुत अहम चीज बता रहा हूं, एग्जामिनर इस पे MCQ पूछ सकता है, और ये IAS 36 में भी जो है बाकायदा जो है ये 3 से 4 मार्क का जो है कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। सर दोनों मार्केट प्राइस हैं, तो सर फेयर वैल्यू कौन सी है? अगर हम बेचने के मकसद से जा रहे हैं तो जो हमें वैल्यू मिल रही है दैट वुड बी टेकन एज फेयर वैल्यू, और अगर हम ये मोबाइल खरीदने के मकसद से जा रहे हैं तो हमें जो वैल्यू मिल रही है दैट वुड बी टेकन एज फेयर वैल्यू। सर याद रखें फेयर वैल्यू इज ऑलवेज एग्जिट प्राइस। आपका जितने में ये मोबाइल बिकेगा वो मार्केट वैल्यू जो है वो आपकी फेयर वैल्यू कहलाती है। अच्छा सर आप ये बताएं कि अगर हम यही मोबाइल खरीदने के लिए जाएं तो लेट से वो 1 लाख रुपए नहीं, वो 1,20,000 रुपए लेगा, तो इस वैल्यू को क्या कहते हैं? ये भी तो मार्केट वैल्यू है। सर याद रखें इस मार्केट वैल्यू को कहते हैं करंट कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं। मार्केट में 2 किस्म की वैल्यूज होती हैं, एक होती है एग्जिट प्राइस जितने पर आप ये मोबाइल बेचोगे, और एक होती है एंट्री प्राइस जितने में खरीदोगे। सर जो एग्जिट प्राइस होती है दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू, और जो एंट्री प्राइस होती है जिसको आप परचेज प्राइस भी कहते हो दिस इज कॉल्ड करंट कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट। व्हाट एग्जामिनर कैन डू इज कि वो आपको बोले कि भाई आप जो है इस मोबाइल को अगर बेचने के लिए जाते हो तो मार्केट में वैल्यू चल रही है 1 लाख रुपया, और अगर आप यही चीज खरीदने के लिए जाते हो तो इसकी आपको मिलेगा 1,30,000 रुपए। तो आपके लिए जो फेयर वैल्यू के लिए रेलेवेंट होगी वो 1 लाख रुपया होगी या 1,30,000 रुपया? सर 1 लाख रुपया, क्योंकि आपकी एग्जिट प्राइस आप इतने पर इसको बेचने के लिए जा रहे हो, आपका मकसद है बेचना ना कि खरीदना। तो सर मैं उम्मीद करता हूं यहां आपको फेयर वैल्यू के हवाले से क्लैरिटी है, और आपको यह भी पता चल गया कि सर जो आप जितने पर मार्केट से ये माल खरीद रहे हो वो फेयर वैल्यू नहीं कहलाती, वो करंट कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहलाती है।